नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज हरियाणा में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। महेंद्रगढ़ में विधानसभा चुनाव की रणनीति की करेंगे समीक्षा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का 2 दिवसीय मॉरिशस दौरा आज से होगा शुरू। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। मौसम विभाग का पश्चिम तट और गुजरात के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में 17 जिलों में भीषण बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास ट्रैक्टर और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत, कई अन्य लोग हुए घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार। ट्रंप ने ओहायो से रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स डेविड बेन्स को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। फलस्तीन के शरणार्थियों की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $25 लाख की पहली किस्त की जारी। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज हरियाणा का दौरा करेंगे। अमित शाह महेंद्रगढ़ के पाली में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोमवार को एक्स पर अपने संदेश में कहा कि वे इस सम्मेलन के जरिए प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बहनों भाइयों से संवाद करने के लिए उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के सम्मान व सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कटिबद्ध रही है और केंद्र व हरियाणा सरकार के कार्यों से आज प्रदेश व देश भर के पिछड़े समाज का आत्मगौरव बढ़ा है। इसके अलावा अमित शाह महेंद्रगढ़ में ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति की भी समीक्षा करेंगे। तो अमित शाह का हरियाणा दौरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात करेंगे और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके साथ डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों को आपसी संबंध के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही ये यात्रा भारत मॉरिशस संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है और ये भारत के पड़ोसी प्रथम की नीति, विजन सागर और ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो दोनों देशों के लिए ये बेहद अहम है एस जयशंकर की ये यात्रा। और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में श्रद्धालुओं से भरी बस एक ट्रैक्टर से टकरा गई। नवी मुंबई के डीसीपी विवेक पानसरे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर लोग एक निजी बस से पंढरपुर जा रहे थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे डोंबिवली निर्जे लोढ़ा ये परिसर के 54 लोग एक प्राइवेट बस से पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी के लिए जा रहे थे। आडले गांव के बाजू में एक ट्रैक्टर से ये लोग डैश करके इनकी बस जो है वो बाजू में दरी में गई थी। इसमें अभी तक 42 लोग जो है वो हमने एमजीएम हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। 3 लोग जो अत्यवस्थ थे वो सरकारी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया है। जख्मियों से अभी तक डॉक्टरों ने ये कंफर्म किया है कि 5 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है और बाकी के लोग अभी उपचार ले रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। सेना व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। पोस्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक डोडा के ऐसे इलाके में देसा इलाके में देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के कुछ जवान घायल भी हुए हैं। इसके बाद से ही जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रहे हैं। बाईस जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने के लिए सरकार की तरफ से 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा में 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और अब आइए बात कर लेते हैं आम बजट से जुड़ी कुछ खास खबरों की। पिछला एक दशक भारत के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है। गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार की योजनाओं का ही नतीजा है कि 10 वर्षों के दौरान करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण से राष्ट्र कल्याण की भावना एक उज्जवल भविष्य और विकसित भारत का निर्माण करती नजर आती है, जिस वजह से इस बार के बजट से भी काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। पिछले एक दशक में महिला, किसान, युवा और गरीब वर्ग के साथ वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं की शुरुआत की, जिनका खाका बजट में तैयार हुआ। गरीब कल्याण से देश कल्याण की प्रतिबद्धता को सार्थक करते हुए देश में ऐतिहासिक बदलाव सामने आया, जहां सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की वजह से करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ पाए। इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे में गरीब कल्याण के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है, क्योंकि साल दर साल सरकार के बजट में इजाफा हो रहा है। गरीब कल्याण के लिए किए गए काम पर नजर डालें तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिला मुफ्त खाद्यान्न। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास का निर्माण। तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवास निर्माण को स्वीकृति। गरीबों और वंचितों के लिए पेंशन और बीमा कवर योजना की शुरुआत। पीएम सुरक्षा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों का बीमा। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मिला निशुल्क स्वास्थ्य लाभ। 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना से मिली स्वास्थ्य सेवाएं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को मिला लाभ। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत के तहत 2024 तक 11.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों में आत्मनिर्भरता आई। अति पिछड़े जनजातीय समूह के उत्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना। इसके साथ ही हर घर नल से जल योजना के तहत दूर दराज के गांवों में भी लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास को केंद्र में रखकर काम करने वाली सरकार की वजह से आज पूरे विश्व में भारत की छवि निखर कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गरीब के उत्थान और राष्ट्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये देश उनके लिए एक परिवार है और अपने परिवार की स्थिति में सुधार के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, जिसकी बानगी आगामी बजट में भी नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आइए अब जानते हैं कि आने वाले बजट से आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं। 23 तारीख को बजट आ रहा है। हम सोचते हैं पूरे भारत के लिए बजट अच्छा होना चाहिए। अच्छा ही रहेगा, मोदी सरकार है तो सही रहेगा। घर की जो चीज़ें अपनी, जैसे कि गैस सिलेंडर है अपना, और आटा हुआ, बहुत सी चीज़ें हैं जो घर में रोज़ पर डे यूज होती हैं, वो सारी चीज़ों में की रेट कम होना चाहिए। हर चीज़ें जो गरीबों के लायक हो वो सस्ती होनी चाहिए। बस मेरी सरकार से ये गुजारिश है। बहुत अच्छे काम किए हैं, इससे अच्छी गवर्नमेंट आ नहीं सकती और न आएगी भविष्य में। मोदी सरकार रहना चाहिए। अभी तक जो है 2 बजट पास हुआ है 2 टर्म्स का, वो तो ठीक ही था और उम्मीद करते हैं कि अगला बजट भी अच्छा होना चाहिए जो मैं गरीबों को हक का हो। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी बजट आम जनता के हक में होगा, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए होगा। पिछले बार बहुत अच्छी बजट थी। सरकार ने जितने भी विकास के काम के लिए जितने भी प्रावधान किए थे, हम तो चाहेंगे कि इस बार भी उससे भी अच्छा और हमारा जो देश है विकास की ओर अग्रसर हो। उज्ज्वला योजना जब से दिए हैं हम लोगों को बहुत सुविधा दिए हैं। और पहले चूल्हे पे बनाते थे, धुआं धक्कड़ होता था, घर भी काला हो जाता था, समय से खाना भी नहीं दे पाते थे फैमिली वालों को। मोदी जी जो ये सब्सिडी भी दे रहे हैं, साल में 2 सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं। जब से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता रहा है बराबर। राशन जो मिल रहा है हम लोग गरीब पा रहे हैं और उसके लिए हम मोदी जी को कोट धन्यवाद देते हैं। आयुष्मान कार्ड जैसे जो भारत सरकार के जो बन रहा है सबके बनना चाहिए, हर एक गरीब के बनना चाहिए। आ जकरा नहीं बनल है ओकरा जरूर बनाना चाहिए, ताकि जैसे हर गरीब के, हर परिवार के लाभ मिले योजना की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो किसानों के लिए दिया गया था, जो 4 महीना पर 2000 रुपया दिया जाता है, उनको बढ़ाना चाहिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 96वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री व ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह इस अवसर पर उपस्थित होंगे। समारोह के दौरान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और उद्योग इंटरफेस मुख्य आकर्षण होंगे। प्रदर्शनी में विभिन्न ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित नवीन तकनीकों को हितधारकों के लाभ के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि कृषि उत्पादन, गुणवत्ता और किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रदर्शनी के दौरान ICAR संस्थानों द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों, उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें व्यवसायीकरण की संभावना है। लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में जबरदस्त जीत मिली है। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भाजपा की होगी। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे
और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, उसी प्रकार असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार हम बनाएंगे जनता के सहयोग से, आवाम की मदद से, ताकि यहां अमन, शांति, खुशहाली और चारों तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और अमन व अमान हो। उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, छत्तीसगढ़ और उत्तरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई है। तो पश्चिम भारत में भी भारी बारिश का कहर जारी। अमेरिका में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पर्याप्त संख्या में डेलीगेट के वोट हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। उन्हें डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले, जबकि उम्मीदवारी तय करने के लिए 1215 वोटों की ही जरूरत होती है। वे मिलवाउकी में पार्टी के सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों के वोट प्राप्त कर आधिकारिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवार बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन कल शुरू हुआ। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम का आधिकारिक ऐलान किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति पद के लिए जेम्स डेविड वेंस के नाम का ऐलान किया गया है। इस दौरान किसी भी डेलीगेट्स ने वेंस का विरोध नहीं किया। वेंस को ट्रंप का करीबी माना जाता है। वेंस 2022 में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी से ओहायो से सेनेट चुने गए थे। वेंस ने 2016 में कहा था कि वे कभी ट्रंप के समर्थक नहीं रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को समस्या हल नहीं करने वाला इंसान बताया था। फिर 2021 में उन्होंने इसके लिए ट्रंप से माफी मांगी। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद वे ट्रंप के करीब होते गए। और भारत ने जंग से जूझ रहे फिलिस्तीन की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत ने 2024 और 25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को $25 लाख की पहली किस्त जारी की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए $50 लाख के योगदान की घोषणा की थी। इसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत और सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा का विस्तार अब पूरी दुनिया में हो चुका है। उड़ीसा के हर जिले में रथ यात्रा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और विश्व के कई कोनों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी उड़ीसा के चिल्का झील में भगवान जगन्नाथ की जल रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है? क्या है उस उत्सव का रहस्य? आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उनके श्री मंदिर में वापस आने का दिन ओडिशा में बाहुड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्तमान में श्री मंदिर और गोंडिचा मंदिर के बीच एक नदी बहती थी और इस रथ यात्रा को पहले जल मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी चिल्का झील में भगवान श्री जगन्नाथ की जल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और ये विश्व में अपनी तरह का अनूठा उत्सव है। ये चिल्का का झील के अंदर एक 22 एकर्स का एक आइलैंड है और 1731 मसीहा में महाप्रभु यहाँ पे विराजमान किए थे 4 मास 16 दिन के लिए। तो मुगल पीरियड में जो 18 टाइम्स से अटैक हुआ था उसमें से 22 टाइम्स जगन्नाथ जी को पंडा पडियारी जो सेवाते हैं वो डिफरेंट जगह में लेके रखे थे, छुपा के रखे थे
उसमें से ये एक ही जगह है, 1731 मसीहा में यहीं पे जगन्नाथ जी थे। ओडिशा में एशिया की सबसे बड़ी चिल्का झील के कांकड़ सीखरी के टापू में दुनिया की इकलौती जल रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि मुगल काल में श्री मंदिर पर आक्रमण की वजह से भगवान जगन्नाथ को अपना रत्न सिंहासन छोड़कर इसी जगह पर 4 महीने से ज्यादा का वक्त बिताना पड़ा था। आज यहाँ पर स्थानीय निवासी भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के चक्र का पूजन करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का टेंपल को 18 बार आक्रमण किया हुआ है बाहर के जवान लोग, और महाप्रभु 22 बार रत्न सिंहासन छोड़ के बाहर को भक्त लोग लुकाए हैं। ये कांकड़ सीखरी एक जगह है, चिलिका का अंदर 25 एकड़ करीब जगह है, जंगल था, वहाँ जंगल ही जंगल, भक्त लोग लाके यहाँ से छिपाए थे। स्थानीय प्रशासन ने भी इस रथ यात्रा के माध्यम से यहाँ के आसपास के इलाके में विकास के कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू किया है और अब चिल्का विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। ये एक आइलैंड के टाइप का चीज है, तो यहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत है। टूरिस्ट दे कम हियर ऑल ईयर राउंड। यहाँ पर रथ यात्रा के टाइम आप इतना भीड़ देख रहे हैं, हालांकि इतना भीड़ दूसरे समय में नहीं होता है, फिर भी लोग इन द विंटर सीजन दे कम हियर, दे एंजॉय द लैंडस्केप, दे एंजॉय द ब्यूटी ऑफ चिलिका अलोंग विद दिस फॉरेस्टेड एरिया। इस अनूठी रथ यात्रा से आसपास के सामाजिक जनजीवन में भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है और लोग विकास के मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, चिल्का, उड़ीसा। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर, और सबसे पहले बात फुटबॉल की। जर्मनी के थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 34 वर्षीय थॉमस मुलर ने अपने 14 वर्ष के करियर के दौरान 131 मैच खेले और 45 गोल किए। थॉमस मुलर जर्मनी की 2014 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। साथ ही 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुए टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्डन बूट जीता था। हालांकि जर्मनी को यूरो कप 2024 के क्वार्टर फाइनल में स्पेन से हार मिली थी। और क्रिकेट की बात करें तो हरारे में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को T20 सीरीज में 4-1 से करारी शिकस्त दी है। T20 सीरीज में जीत दिलाने के बाद शुभमन गिल ने कहा कि वे कप्तानी करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं, साथ ही मैदान पर रहने का आनंद भी लेते हैं। आपको बता दें कि अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देने के चलते शुभमन गिल ने अपने करियर में पहली बार जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। तो शानदार प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट टीम का, और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।